बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डोमिनेंट थ्योरी रही है। एक स्ट्रक्चर रहा है जिससे कि इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में बड़ी हेल्प मिली है। पर जैसा कि सदैव से होता आता है, कोई चीज़ जो एक ज़माने में बड़ी प्रोग्रेसिव होती है या एक बड़ी पॉजिटिव होती है, ग्रेजुअली वही सबसे रिएक्शनरी हो जाती है। मतलब वो अपने यूजेस को आउटलिव कर लेती है। जैसे हम खुद अपने जब बचपन में आते हैं, फिर बड़े हो रहे हैं और बुढ़ापे तक हमारी सारी एनर्जी यूज हो जाती है और फिर हमारा मरना ही ज़रूरी होता है, हमारी मृत्यु में जाना ही ज़रूरी होता है ताकि नया जीवन पैदा हो सके। कुछ इसी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट भी ट्रांसफॉर्म होता है। बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर को मॉडर्न टाइम में यूरोपियन विद्वानों ने पुश किया। कारण ये था कि यूरोप में भी 19वीं 18वीं शताब्दी में एक ऐसी स्थिति थी जिसमें बैलेंस ऑफ पावर की मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर था जिसमें कुछ शक्तियां एक तरफ खड़ी थी और कुछ शक्तियां दूसरी तरफ खड़ी थी और दोनों एक दूसरे से टक्कर लेती थी। कई बार ये इनसिक्योरिटी रहती थी कि कोई एक महाशक्ति ना उभर जाए जो हम सबको सप्रेस कर ले, तो इसीलिए कमज़ोर स्टेट्स को भी बचाया गया और ताकतवर पर हमेशा अटैक करके उसको कमज़ोर किया गया। और जैसे हमारा दर्शन होता है, जैसी हमारी दृष्टि होती है, वैसा ही हम इतिहास में खोज के लाते हैं। और इन्होंने भी फिर पास्ट का अध्ययन किया और पास्ट में जहाँ जहाँ इनको बैलेंस ऑफ पावर टाइप स्ट्रक्चर्स मिले तो इनको उन्होंने स्टडी किया और उसके बेसिस पे जस्टिफाई किया। और पास्ट में एंशियंट ग्रीस में चले गए और उसके साथ हमारे इटालियन स्टेट्स जिस तरह से जब उलझते थे आपस में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को अलग अलग हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से पेश किया। पर फिर वही बात आई, जब बैलेंस ऑफ पावर का स्ट्रक्चर से इंटरनेशनल रिलेशन उससे आगे बढ़ गया, उससे आउटलिव्ड हो गया और फिर नई सुपर पावर्स की जन्म की संभावना बढ़ने लगी, तो ग्रेजुअली ये रियलाइजेशन बढ़ी कि क्या बैलेंस ऑफ पावर ही एक नेचुरल फिनोमिनन है देशों के बीच में, जिसको सब्सिक्वेंटली हुगो ग्रोशियस और इस तरह के विद्वानों ने इंटरनेशनल लॉ के अंदर इम्बाइव कर लिया और यूरोपियन फेडरेशन टाइप खड़ी कर दी। क्या वो नेचुरल है? उस पर प्रश्न उठने शुरू हो गए। और विद द एडवेंट ऑफ, चाहे जर्मनी महाशक्ति बन रहा था उससे भी समस्या खड़ी हो गई, और बाद में जब यूएस एक महाशक्ति के रूप में उभरा और बाद में यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दो शक्तियां सामने आई और वो इतनी बड़ी हो गई कि अब छोटे छोटे स्टेट्स का उतना महत्व ना रहा। तो इसने बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर के चश्मे को बदलने पे मजबूर किया विद्वानों को, और फिर विद्वानों जो है धीरे धीरे प्रिपोंडरेंस ऑफ फोर्स की तरफ चल पड़े, या हीजीमोनिक की भूमिका, हीजीमन की भूमिका या हीजीमोनिक स्टेबिलिटी की तरफ वो चल पड़े। तो इस तरह से ये थ्योरी चेंज हो जाती है। और इवन न्यू रियलिस्ट जो शुरू में इंटरनेशनल रिलेशन को रियलिज्म की तरह मतलब उसके बाहर के इन्वायरमेंट को क्योटिक बताते हैं, फिर उसको स्ट्रक्चरल ले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि देश आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है। वो भी सब्सिक्वेंटली जंप करते हैं बैलेंस ऑफ पावर के एनालिसिस से, उनमें से बहुत से हीजीमोनिक स्टेबिलिटी की तरफ और या प्रीपोंडरेंस ऑफ फोर्स की तरफ। इसी दौरान अगर आप देखेंगे हीजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी आती है कि किस तरह से हीजीमोन का होना, और अगर वो अपने रूल इन्फोर्स कर सके तो उससे कितना फ़ायदा होता है और किस तरह से शांति स्टैब्लिश हो सकती है। इस तरह की थ्योरीज फिर खड़ी होनी शुरू होती है, और फिर जब वो फिर पास्ट में अपनी लेजिटिमेसी ढूंढते हैं तो उनको एग्जाम्पल मिलते हैं, और अब वो एग्जाम्पल देते हैं जिस तरह से ग्रीक्स मतलब स्टेट जो कि अलेक्जेंडर के बाद थे, वो इकट्ठे होकर रोमन से लड़ने की कोशिश करते हैं पर पराजित होते हैं। फिर रोमन जो एस्टेब्लिश होता है, अर्सीनियन एंशियंट समय में अर्सीनियन अग्रेशन को जो है उस समय के आसपास के छोटे छोटे स्टेट्स नहीं रोक पाते हैं। चाइना का एग्जाम्पल देते हैं। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल वो पेश करते हैं हीजीमन की स्टेबिलिटी के ऊपर, हीजीमन के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, जो कि एक्चुअली वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश कर सकता है। तो पूरी जो लॉजिक है वो बैलेंस ऑफ पावर से 90 डिग्री फ्लिप, 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है।
तो ये एक नया टूल के रूप में आज प्रिपोंडरेंस ऑफ फोर्स को हम देख रहे हैं, जो कि सेकेंड मतलब कोल्ड वॉर के अंत के बाद भी यूएस एक बाय फार द ग्रेटेस्ट पावर रही और डोमिनेंस कर रही है, और उस डोमिनेंस को कम करने के बजाय वो बढ़ा रही है। और जो बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी कहती थी कि जब भी कोई शक्ति महाशक्ति बनेगी तो उसके खिलाफ बाकी शक्तियाँ अलाइन हो जाएंगी, पर हम देखते हैं मैक्सिमम शक्तियों ने बैंड वैगन किया, उसके साथ उसके घोड़े में बैठ गए कि चलो जी हम आपके साथ हैं जी, बस हमारे बेसिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, इस तरह से किया। हालांकि आज अगर हम इस कस्प पे हैं, विशेषकर यूक्रेनियन वॉर के बाद, हमें ज़रूर देखते हैं कि आज एक टैसिट बैलेंस ऑफ पावर हो रहा है, जिसमें रशिया और चाइना और ईरान इस तरह के देश इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया थोड़ा बीच में न्यूट्रल जैसा है, तो वो अब अमेरिकन हीजीमनी को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। पर फिर भी देखें तो आज चाइना में आर्थिक संकट बढ़ गया अब, और अगर ये उसका ये हाउसिंग सेक्टर का संकट बढ़ गया है और चाइना में कोई दिक्कत आ जाती है, तो फिर से ये जो अलायंस सो कॉल्ड अलायंस बिल्ड हो रहा है, इसके पर कच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि चाइना इसकी इकोनॉमिक माइट देता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ जरूर रशिया के पास हो सकती है, पर उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कम होने की वजह से उसकी इस अलायंस की यूएस हीजीमनी को चैलेंज करने की क्षमता बड़ी कम है। मोरोवर रशिया के साथ यूएस कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ये लग रहा है, क्योंकि जो रिपब्लिकन लॉबी है, विशेषकर जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, वो ओपनली कह रहे हैं अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं रशिया के साथ अपने रिश्ते मेंड करूँगा, यूक्रेन पर एक गिव एंड टेक करूँगा, और फोकस फिर चाइना की तरफ करेंगे। ये बात उनको समझ आ रही, जो बात जॉन माइशहाइमर बार बार अगर हम देखते हैं उनके फेमस लेक्चर्स जो आजकल चल रहे हैं, कोट कर रहा है कि अमेरिका व्यर्थ में रशिया के साथ उलझ रहा है, हमें फोकस चाइना पे करना चाहिए। ये बात वो बार बार ड्रॉ कर रहे हैं, अदरवाइज हम अपनी एनर्जी को डिस्पैट करेंगे। तो ये उधर को बढ़ रहा है बेसिकली। और जो ये बैलेंस ऑफ पावर जो थ्योरी है, ये बेसिकली न्यूटोनियन परसेप्शन पर, और जो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो आती है, जो डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम पर जो बैठती है, उस पर उससे प्रभावित होता है। इसका मानना ये है कि जितना फोर्स रिक्वायर्ड है, आपको उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके सामने कुछ प्रभाव दिखाई देगा। मतलब एक फोर्स की एंटी फोर्स आपको उस गति से लानी पड़ेगी, तब जाके आप स्थिति बैलेंस कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी एक्शन नहीं कर सकते। और सब्सिक्वेंटली जो डिस्कवरीज नहीं आई उसके बाद ये जो कम्युनिकेशन अप्रोच आई है, ये टोटली डिफरेंट है इससे, और वो बेसिकली नॉर्बर्ट वीनर और कार्ल ड्यूश इस तरह के विद्वानों ने उसको आगे बढ़ाया। और उस अप्रोच में इक्विलिब्रियम के बजाय डिसइक्विलिब्रियम फोकस है, कि भाई अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो वो स्टैटिक हो जाएगी, वो सेंसिटिव नहीं होगी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति। अगर कोई चीज़ पहले से अनस्टेबल है, थोड़ी सी भी उसमें छेड़ हरकत होती है, आवाज़ होती है, तो वो उसकी तरफ रिएक्ट करेगी और तुरंत अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो जो कम्युनिकेशन अप्रोच है वो ये मानती है कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, जो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग है, इवन जो मशीनों की अंडरस्टैंडिंग, वो इसी तरह से काम करती है कि वो अनस्टेबल होती हैं, और थोड़ी सी भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आएगी उनके उनमें मैसेज कोई आएगा तो उसको वो रिएक्ट करती हैं उसके प्रति। तो अगर इस तरह से अगर हम देखें तो जो देशों के आपसी डायलॉग है, देश के अंदर जो डायलॉग है पॉलिटिक्स का, वो कोई पावर से किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं है उसमें, बल्कि अपने मैसेज को दूसरी तरफ कन्वे करने वाली बात है, स्टीयर करने वाली बात है, अपनी गाड़ी को एक सड़क पर स्टीयर करने की बात है, ना कि दीवार से टक्कर मारने की बात है। जो कि कम्युनिकेशन, डायलॉग और इंगेजमेंट से, मैसेज सेंडिंग से, ट्रस्ट बिल्डिंग से किया जा सकता है। इस पर खड़ी है कम्युनिकेशन अप्रोच। थैंक यू।